आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है हमारे ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, साथ में उन सारे पॉजिटिव चेंजेज का जो हमारे लाइफ को बेहतर और क्वालिटी देता है। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उन सारे फील्डों में, उन सारे एस्पेक्ट्स में ग्रोथ करना ही डेवलपमेंट कहलाता है, या उन सारे फील्डों में प्रोग्रेस करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहला आता है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का मतलब, अगर किसी ने अपना इनकम बढ़ाया है, अपना इनकम इंक्रीज किया है, साथ में किसी का प्रोडक्शन अगर बढ़ा है, किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा है, तथा लोगों को बहुत सारे मौके हैं जिससे वह अपना इनकम क्रिएट कर सके, तो हम समझेंगे कि इकोनॉमी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, या इकोनॉमिकली कोई डेवलप हुआ है। वह देश हो सकता है, वह व्यक्ति हो सकता है। सामाजिक रूप से डेवलपमेंट क्या कहलाता है? सामाजिक रूप से डेवलपमेंट मतलब कि व्यक्ति को अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छा स्वास्थ्य मिला है, समाज में जेंडर इक्वलिटी प्राप्त हुआ है, तो हम समझेंगे कि वह समाज सामाजिक रूप से डेवलप हुआ है। इसके साथ जो भी डेवलपमेंट हमने प्राप्त किया, तो डेवलपमेंट प्राप्त करने के आड़ में आकर के हमें इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अपने सारे एस्पिरेशंस, इच्छाओं को पूर्ति करना डेवलपमेंट कहलाएगा। इसके साथ जो भी हम डेवलपमेंट प्राप्त करते हैं, वह संभव तभी होगा जब जिस देश में हम रहते हैं वहाँ का शासन व्यवस्था अच्छा हो, वहाँ डेमोक्रेसी हो तथा ह्यूमन सिक्योरिटी हो। अगर सारे डेवलपमेंट हम प्राप्त कर रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सारा डेवलपमेंट बेकार है। इसलिए डेवलपमेंट का सही मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। इस सब के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पर्सनल ग्रोथ। अगर व्यक्ति अपना स्किल बढ़ा रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो भी हम समझेंगे कि वह डेवलप कर रहा है। तो इन सब पॉइंट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट किसी एक फील्ड में ग्रोथ कर लेने से नहीं होता है। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल और कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इन सब को प्राप्त करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। साथ में जो भी डेवलपमेंट हो, उससे हमारे हमारा फ्यूचर बहुत ही बेटर हो। साथ में कोई भी व्यक्ति उस डेवलपमेंट में पीछे न रह जाए, ये भी ध्यान देने की बात होती है। यह टेबल समझने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है, तो वो उसका इच्छा क्या होगा कि वह अपना इनकम बढ़ाए और साइकिल से बाइक पे आए। दूसरा व्यक्ति वही है जिसके पास बाइक है, तो वो उसका एस्पिरेशन क्या होगा कि वह अपना इनकम बढ़ाए और इतना इनकम बढ़ा पाए कि वह बाइक से 4 व्हीलर तक पहुंच पाए। तो इस एग्जाम्पल से हम यह समझने का कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति के एस्पिरेशंस, डेवलपमेंटल गोल्स, इच्छा उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस टेबल में हमें दे रखा है, जिसे हम यह समझ कर जिसे पढ़कर हम यह समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों का एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल में दिया है पहला, लैंडलेस रूरल लेबरर। इसकी इच्छा क्या होगी, इसके एस्पिरेशंस क्या होंगे कि इसे साल में ज़्यादा दिन काम मिले, इसके साथ इनका वेजेज बढ़ जाए। वेजेज बढ़ जाए मतलब कि आज एक दिन का इसे अगर 500 रुपीज़ मिल रहा है, तो यह चाहेगा कि वह 500 रुपीज़ बढ़ करके 800 रुपीज़ पर डे हो जाए, या 1000 रुपीज़ पर डे हो जाए। तो ये इसके डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, ये इसके एस्पिरेशंस होंगे। इसके साथ इनका एक एस्पिरेशंस एक और हो सकता है कि इनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन इनके घर के आसपास में ही मिले। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ उपलब्ध है पंजाब के प्रोस्पेरस फार्मर का। उनका इच्छा क्या होगा? उनका इच्छा यही होगा कि इन्हें चीप रेट पे लेबर उपलब्ध हो पाए, ताकि इनका प्रोडक्शन बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा दामों में यह अपने प्रोडक्शन को बेच पाए, जिससे इनका इनकम बढ़ सके और यह अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सके, साथ में अपने बच्चों को विदेश में बसा सके।
ये इनका एस्पिरेशंस होंगे। वहीं तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक वैसा किसान जो अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी खेती के लिए बरसात पे डिपेंडेंट है। तो इनके एस्पिरेशंस क्या होंगे? तो इनके एस्पिरेशंस यही ना होंगे कि ये भी अपना इरिगेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे यह अपने फसल के लिए जो रेन पे डिपेंडेंट है वह डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है एक रूरल वुमेन का, जिनके पास, उनके फैमिली के पास बहुत ही अच्छा खासा लैंड है। तो इनका एस्पिरेशन क्या होगा? इनका एस्पिरेशन होगा कि ये स्किल सीखे, अपने आप को इम्प्रूव करे, ताकि उनके पास जो रिसोर्सेस है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज कर सके, अपने फैमिली के एसेट्स को, लैंड को कंट्रोल कर सके, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम क्रिएट किया जा सके। यह इनका एस्पिरेशंस होगा। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, शहर में रह रहे युवा बेरोजगार, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इनका एस्पिरेशंस क्या हो सकता है? तो सबसे पहला तो एस्पिरेशंस इनका यही होगा कि इन्हें एक अच्छा खासा स्टेबल जॉब मिल जाए, ताकि यह अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाए। इसके लिए क्या एस्पिरेशंस रखेंगे? कि इनके पास अच्छा स्किल हो, अच्छा सर्टिफिकेट हो और अच्छे कॉलेज से डिग्री हो। तो इनका एस्पिरेशंस ये होगा। वहीं दूसरी तरफ एक वैसा लड़का जो शहर में है और रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका एस्पिरेशंस क्या होगा? इसका एस्पिरेशंस होगा कि यह अपनी पहचान अपने दम पे बनाए, अपनी जिम्मेदारी को ले, तथा सेल्फ डिपेंडेंट बने। वहीं उसी फैमिली से अगर कोई लड़की है तो उसका एस्पिरेशंस क्या होगा? उसका एस्पिरेशंस यही ना होगा कि उसे भी अपने भाई की जैसी आज़ादी मिले, उसे भी यह डिसाइड करने का मौका मिले कि वह ज़िंदगी में क्या करना चाहती है। इसके साथ उसे भी विदेश में पढ़ने का मौका मिले। ये रिच फैमिली से बिलोंग कर रही लड़की का एस्पिरेशंस होगा। एक और एग्जांपल हमारे पास है, एक आदिवासी का। इसका एस्पिरेशंस क्या होगा? इसका एस्पिरेशंस यही ना होगा कि उसे लीगल राइट्स मिले, जिस प्रॉपर्टी पे वह रह रहा है, जिस रिसोर्सेज का वह यूज कर रहा है, उसे उसका यूज करने का राइट्स हो, समाज में रिस्पेक्ट हो। इसके साथ जो पूर्वजों की संपत्ति, लैंड, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज है, उसका वो प्रोटेक्ट कर सके। ये इनके एस्पिरेशंस होंगे। तो इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह समझ पा रहे हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होता है। वो डिपेंड करता है उसका लाइफ सिचुएशन क्या है, वह किस सिचुएशन में रह रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल्स दूसरे के लिए अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम हो, ताकि उसे 24 घंटा बिजली मिल सके, जिससे वो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। लेकिन डैम बनने के क्रम में बहुत सारे रिसोर्सेस को, नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके साथ जहाँ पे भी डैम बनता है वहाँ पे रह रहे लोगों को, वहाँ के बस्तियों को हटाया जाता है, जिससे हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार और बेघर हो जाते हैं। तो वैसे लोग जो बेरोजगार होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, डैम बनने के फेवर में कभी नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल्स उसके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन वही डेवलपमेंटल गोल्स दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से बेहतरी हो सकता है किसका? जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन यह घाटा हो सकता है वैसे लोगों के लिए जो उस इलाके में रहता है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा और उससे हमें तरह तरह का शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आने से क्या होगा? बड़े बड़े बिजनेस ओनर को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका मार्केट बढ़ेगा। इसके साथ कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें अब सस्ते दामों में सामान मिलेगा कंपटीशन बढ़ने की वजह से। लेकिन यह अच्छा नहीं है किसके लिए? लोकल मार्केट के लिए।
लोकल वर्कर के लिए, क्योंकि वह अब उतने सस्ते दामों में सामान नहीं बेच पाएगा, वह अब अपना मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, वह अब बड़े मार्केट प्लेयर से कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इस 3 एग्जाम्पल में हम यह समझ पा रहे हैं या समझ लिए कि कैसे एक व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल्स दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स हैं जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है। वह है क्या? एजुकेशन। वह है क्या? जेंडर इक्वलिटी। वह है क्या? वाटर सैनिटेशन। एजुकेशन हर व्यक्ति को चाहिए, बेहतर चाहिए, सस्ते में चाहिए और अपने आसपास में ही चाहिए। यह हर व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल्स होता है, हर व्यक्ति का एस्पिरेशंस होता है। जेंडर इक्वलिटी, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है, कोई भी समाज यह नहीं चाहता है कि उसे लिंग के आधार पे भेदभाव का सामना करना पड़े। हर व्यक्ति का यह एस्पिरेशंस होता है कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो जेंडर के आधार पे। हर व्यक्ति यह भी चाहेगा कि उसे स्वच्छ पानी मिले, साफ सफाई वाला इलाका मिले। उस जिस समाज में रहता है, जिस जगह पे रहता है, वह जगह साफ सुथरा हो, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो ये सारे वैसे गोल्स हैं, ये सारे वैसे एस्पिरेशंस हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। इनकम एंड अदर गोल्स, यह टॉपिक समझने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक जॉब ऑफर आया है, 2 जॉब ऑफर आया है आपके पास। सपोज कीजिए आपके पास 2 जॉब ऑफर आया है। पहले ऑफर में यह है कि वह जो जॉब लगी है या आपको जो जॉब ऑफर आया है वह आपके घर से थोड़ी सी दूरी पे है। आपका सैलरी बहुत ही बेहतर है। बेहतर मतलब आपकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा सैलरी आपको मिल रहा है। दूसरा, काम करने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है। जॉब सिक्योर कहने का मतलब कंपनी को जब भी ऐसा लगेगा कि आपकी ज़रूरत कंपनी को नहीं है, कंपनी आपको फायर कर देगी, मतलब जॉब से निकाल देगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास जॉब का यह आया है कि यह भी जॉब आपके घर से थोड़ी सी दूरी पे है। दूसरा, इसमें इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका जॉब सिक्योर है। टाइमिंग फिक्स है आपका काम करने का कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको काम करना है। तो टाइमिंग फिक्स हो जाने की वजह से आपके पास बहुत सारा समय बच सकता है, जिस समय में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि वह कौन सा जॉब आप चूज करेंगे काम करने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर 2 वाले जॉब को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे के साथ साथ, पैसे बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन उसके साथ आपको मिल रहा है क्या? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कहने का मतलब आपको जॉब से जल्दी निकाला नहीं जाएगा। दूसरा, आपका काम करने का टाइमिंग फिक्स है, जिसकी वजह से आप समय निकाल पाएंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में हम यह समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने एस्पिरेशंस पूरे करने के लिए सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत नहीं होती है। पैसों के साथ उसे चाहिए होता है फ्रीडम, उसे चाहिए होता है सिक्योरिटी, उसे चाहिए होता है इक्वलिटी, उसे चाहिए होता है समय, जिस समय में वह अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। तो यह टॉपिक भी यही कहना चाह रहा है, यह टॉपिक भी यही कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी देश के लिए डेवलपमेंटल गोल्स सिर्फ इनकम कमा लेना ही नहीं होता है, एक बेटर पैसा कमा लेना ही नहीं होता है। इसके साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जिसकी ज़रूरत उसे होता है। वह चीज़ क्या होता है, वह बात क्या होती है? तो इक्वल ट्रीटमेंट होता है, फ्रीडम होता है, सिक्योरिटी होता है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स होता है। इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट, समाज में उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, यह भी वह इच्छा रखता है। आइए अब एक वर्कशीट हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है इन टेक्स्ट का, उस पर विचार करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। कह रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, क्यों? कारण बताइए। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं इसलिए। दूसरा,
क्योंकि उसके लाइफ सिचुएशन अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। आंसर क्या हो सकता है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि लोगों का डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उनके लाइफ सिचुएशन अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन बी ज़्यादा बेटर है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि क्या दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है? अपना स्टेटमेंट, अपना आंसर दीजिए और जस्टिफाई कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हाँ, पीपल का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स तो होता है। दूसरा है पीपल्स हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। मतलब कन्फ्लिक्टिंग कहने का मतलब कि एक के लिए अच्छा, दूसरे के लिए अच्छा नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने अपने स्तर पे सही है, लेकिन मतलब अलग है। स्टेटमेंट सही है लेकिन मतलब दोनों का अलग है। मतलब अलग कैसे है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि उनके लाइफ सिचुएशन अलग अलग होते हैं। कन्फ्लिक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि अभी हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल पढ़ा है। इंडस्ट्रियलिस्ट वाला कि वो डैम चाहेगा, लेकिन उस डैम बनने के क्रम में जो लोग बेघर होंगे उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस सिचुएशन में यह डेवलपमेंटल गोल्स कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। 2 एग्जाम्पल और हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन का और इंडस्ट्रियलिस्ट का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इस तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अभी जस्ट क्या पढ़ा है कि इनकम के अलावा इंसान अपने डेवलपमेंटल गोल्स में क्या रखता है, क्या ज़रूरत होती है उसे। आप आंसर खुद कर सकते हैं। उसे ज़रूरत होती है इनकम के अलावा फ्रीडम की, सिक्योरिटी की, रिस्पेक्ट की, इक्वल ट्रीटमेंट की, साथ में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी। चौथा क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द एबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो अभी आपने 3 क्वेश्चन में जो भी आंसर किया है ऊपर वाले 3 क्वेश्चन में, उसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग क्यों होते हैं, कैसे एक व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल्स दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट गोल्स में इंसान इनकम के अलावा और भी डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस चाहिए होता है। वो क्या चाहिए होता है? फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, etc। इस तरह से आप अपने वर्ड में इसका आंसर कर सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, यह टॉपिक समझने से पहले इसे समझते हैं। राइट साइड में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि आप बताइए कि इस इलाका का डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा। ये जो इलाका दिया हुआ है, इस इलाका का डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा। तो इस इलाका के डेवलपमेंटल गोल्स सबसे पहला तो यह होगा कि इस इलाका के लोगों को, इस बस्ती के लोगों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके, ताकि यह अपना एस्पिरेशंस पूरा कर सके, अपने घर को पक्का बना सके। दूसरा डेवलपमेंटल गोल्स यह हो सकता है कि यहाँ पे सैनिटेशन का व्यवस्था हो, साफ सफाई का व्यवस्था हो। तीसरा डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है कि यह जिस जगह पे रह रहा है वहाँ पे रहने का इन्हें राइट्स मिल सके, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल सके। चौथा डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है कि यहाँ के लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये सारे डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं इस एरिया का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें बोला गया है कि 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट फेंक दिया गया है आइवरी कोस्ट के किनारे। अफ्रीका देश में ये पाया जाता है, यहाँ पे इन्होंने फेंक दिया है। एक बड़े से कंपनी वालों ने एक ऑर्डर दिया। वह कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है जो डील करता है पेट्रोलियम और मेटल एक्सट्रैक्ट में। लेकिन वो जो वेस्ट फेंका गया है इस समुद्री तट पे या फिर तट पे, आइवरी कोस्ट पे, वहाँ पे इस वेस्ट की वजह से बहुत सारे हवा में जहरीला गैस फैल रहा है, जिससे लोगों का समस्या बढ़ रहा है, लोगों का शारीरिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लोग के स्किन डिजीजेज और डायरिया जैसी बीमारियां फैल रही है। तो इससे क्वेश्चन दो हमारे पास आ रहा है कि हु आर द पीपुल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। तो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा किसको मिला है? तो फ़ायदा उस कंपनी को मिला है जिस कंपनी ने उस मल्टीनेशनल कंपनी से यह कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस वेस्ट को फेंकने का, उसे फ़ायदा हुआ। नुकसान किसे हुआ? तो नुकसान जहाँ पे फेंका गया है वहाँ पे रह रहे लोगों को हुआ है, क्योंकि उनको शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उससे जहरीली गैस निकल रहा है उससे।
प्लस हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या चाहिए? तो सबसे पहला तो डेवलपमेंटल गोल्स यही चाहिए कि लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह इन्वायरमेंट उनका है और इनका संरक्षण उन्हें जरूर करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। तो ये इसका आंसर आप खुद से करने का कोशिश करेंगे कि हमारे इलाका, आपके इलाकों में डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकता है। तो अच्छा रोड कनेक्टिविटी चाहिए, वाटर, सैनिटेशन, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, बेटर एजुकेशन एटसेट्रा। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। दो देश या दो राज्यों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यह जानने से पहले एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ने में बेहतर होंगे, कुछ बच्चे डांस में बेहतर होंगे, तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बेहतर होंगे, तो कुछ बच्चे ड्राइंग में बेहतर होंगे। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं है? तो डिपेंड करता है कि हम क्यों कंपेयर करना चाहते हैं। अगर खेल कूद के लिए कंपेयर करना चाहते हैं तो वैसे बच्चों को चूज करेंगे जो बच्चा खेलने में इंटरेस्ट लेता हो। अगर म्यूजिक के लिए कंपेयर करना हो तो हम वैसे बच्चों को कंपेयर करेंगे, वैसे बच्चों को बेहतर मानेंगे जिस बच्चा का गला अच्छा हो, गाता अच्छा हो। अब यह ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अच्छा गाता है वह अच्छा पढ़ने में भी होगा, वह बच्चा अच्छा खेलने में भी होगा। ठीक उसी प्रकार से कोई देश डेवलप है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं तो कंपेयर करते हैं उनके इनकम का, नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम क्या होता है? तो उस देश में रह रहे जितने भी लोग हैं उनका इनकम को जोड़ करके नेशनल इनकम निकाला जाता है। उस देश में जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब को जोड़ करके नेशनल इनकम निकाला जाता है। अब कोई देश डेवलप है या नहीं है हम पता करते हैं उसके नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम होता क्या है? तो उस देश में जितने भी पॉपुलेशन है वह जो इनकम कमा रहा है उन सब का सम नेशनल इनकम कहलाता है। तो बहुत सारे देश ऐसे भी, जो बहुत देश ऐसे भी हैं जिसका जनसंख्या बहुत कम है, और बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वैसे में हो सकता है कि एक देश का इनकम बहुत ज़्यादा हो, एक देश का इनकम बहुत कम हो, तो जनसंख्या के आधार पे। इसलिए सिर्फ नेशनल इनकम से दो देश को कंपेयर करना उचित नहीं समझा जाता। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं पर कैपिटा इनकम, कि उस देश का रहने वाला हर व्यक्ति कितना कमा रहा है वो। तो वो कैसे निकालेंगे? तो जो भी देश का पॉपुलेशन है टोटल, उस पॉपुलेशन से अगर हम उस देश के इनकम को डिवाइड कर देते हैं, उस देश का जो भी इनकम है उस इनकम को उस देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आता है। तो जिस देश का पर कैपिटा इनकम जितना बेहतर होता है, हम मान लेते हैं कि वह देश उतना ही डेवलप होगा, अच्छा होगा, रिच होगा। तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें पर कैपिटा इनकम जारी होता है, जिसमें बोला गया है कि 2019 के अनुसार कि जो भी देश का पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर है वह हाई इनकम या रिच कंट्री के अंतर्गत रखा गया है उसको। और वह देश जिसका इनकम 2,500 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम रखा गया है वह देश लो इनकम कंट्री के अंतर्गत रखा गया है। भारत जिसका पर कैपिटा इनकम 6,700 यूएस डॉलर है, जिसकी वजह से इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत रखा गया है। जिस देश का, इस स्टेटमेंट के अनुसार से जिस देश का पर कैपिटा इनकम बेहतर होगा वह देश उतना अच्छा डेवलप माना जाएगा। अब यहाँ पे एक टेबल आया है, इसको समझते हैं। दो देश है हमारा, कंट्री ए, कंट्री बी। कंट्री ए में 5 लोग का उदाहरण एग्जाम्पल लिया है। कंट्री ए में पहला व्यक्ति जो है 9,500 का इनकम क्रिएट कर रहा है मंथली, वहीं कंट्री बी का 10,500 का इनकम क्रिएट कर रहा है। कंट्री ए का ही तीसरा व्यक्ति 9,800 का इनकम क्रिएट कर रहा है, चौथा व्यक्ति 10,000 का, पांचवा व्यक्ति 10,200 का। अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं, टोटल सम करके 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है एवरेज इनकम 10,000 रुपया पर मंथ। मतलब कंट्री ए का हर व्यक्ति 10,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। वही कंट्री बी का भी इनकम एवरेज निकालते हैं हम लोग, जिसमें पहला व्यक्ति 500 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 500, तीसरा 500, चौथा भी 500, लेकिन पांचवा 48,000 कमा रहा है।
इस केस में भी एवरेज इनकम निकाल रहे हैं तो 10,000 ही आ रहा। अब दोनों केस में एवरेज इनकम तो 10,000 ही आ रहा, लेकिन उस देश में रह रहे लोगों के द्वारा रियल में कमाया गया इनकम अलग अलग। जहाँ कंट्री ए में लगभग हर कोई 10,000 कमा रहा है, वही कंट्री बी में लगभग हर कोई 10,000 नहीं कमा रहा है, लेकिन फिर भी एवरेज इनकम 10,000 ही आ रहा है। तो इस टेबल को समझने के बाद एक बात तो क्लियर हो रहा है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के आधार पे दो देश को कंपेयर करना कि कौन डेवलप है कौन डेवलप नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इससे डेटा सही से पता नहीं चल पा रहा है। आगे पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। 3 एग्जांपल देना है, आप खुद से भी दे सकते हैं। एवरेज हाइट निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग, एवरेज इनकम निकालते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। दूसरा, व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट। एवरेज इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों है डेवलपमेंट के लिए? वो इसलिए क्योंकि पैसा से ही हम अपने भौतिक चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। फंडामेंटल जो ज़रूरत होता है उसको पूरा सिर्फ पैसों से कर पाते हैं। तीसरा, बिसाइड द साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटी। तो पर कैपिटा इनकम के अलावा हम देख सकते हैं कि वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ का इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ये सब जिस सोसाइटी का बेहतर होगा वह बेहतर होगा। चौथा कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, सपोज रिकॉर्ड सो दैट एवरेज इनकम इन ए कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बोल रहा है कि एवरेज इनकम किसी भी देश का बढ़ रहा है समय के साथ, तो क्या हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह उसका इकोनॉमी बेहतर है, उस सोसाइटी का जितने भी लोग हैं वो बेहतर सिचुएशन में है? तो ज़रूरी नहीं है। आंसर क्या है कि सिर्फ पैसों से यह क्लियर या गारंटी नहीं मिलता है कि उस सोसाइटी का सारे सेक्शंस बेहतर होंगे। पैसों के अलावा वहाँ का पब्लिक फैसिलिटी भी देखा जाएगा, वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी भी देखा जाएगा, वहाँ का एजुकेशन भी देखा जाएगा, वहाँ का इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी देखा जाएगा। जो बेहतर होगा वह सोसाइटी तभी आगे बढ़ेगा और डेवलप माना जाएगा। इस टेबल में पर कैपिटा इनकम अलग अलग स्टेट्स का दिया गया है, हरियाणा, केरला, बिहार। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है 2,36,147 रुपीज़। वहीं केरल का 2,04,105 रुपीज़, बिहार का 40,982। इस टेबल से यह पता चल रहा है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरल और बिहार से ज़्यादा। वहीं दूसरा टेबल हमारे पास उपलब्ध है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा का इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 30 है, केरल का 7 है और वहीं बिहार का 32 है। लिटरेसी रेट का बात करें तो हरियाणा का 82, केरल का 94, बिहार का 62। वहीं नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो हरियाणा का 61, केरल का 83 और बिहार का 43। तो ये इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होता है कि जो भी बच्चा जन्म लिया है 1,000 बच्चों में से 1 साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई, वो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बताता है। तो जिस भी देश का, जिस भी राज्य का इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जितना कम होगा वह राज्य, वह देश उतना ही बेहतर होगा। दूसरा, लिटरेसी रेट बताता है कि उस देश का, उस राज्य का कितने प्रतिशत बच्चे पढ़े लिखे हैं 7 साल से ज़्यादा एज के ग्रुप के। तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, यह कह रहा है कि 14 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चे टोटल जितने हैं उसमें से कितना प्रतिशत बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है। तो ये 3 बातें, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, लिटरेसी रेट
एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि केरल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बेहतर है, बाकी दो राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो 7 है। मतलब 1000 बच्चों में 1 साल के अंतर्गत सिर्फ 7 बच्चे ऐसे हैं जो मर जाते हैं। वहीं हरियाणा में 30 बच्चे मर जा रहे हैं, बिहार में 32 बच्चे। तो हम देख पा रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से केरल बिहार से आगे है, लेकिन हरियाणा से पीछे। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरल हरियाणा से बहुत ही ज़्यादा आगे है, 3 गुना ज़्यादा आगे है। लिटरेसी रेट में ही अगर हम देखते हैं तो केरल हरियाणा से बहुत आगे है। नेट अटेंडेंस रेशियो में भी देख पा रहे हैं कि केरल हरियाणा से बहुत आगे है। तो इन दोनों टेबल से हमें यह पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाने से या ज़्यादा होने से उस देश के डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चल पा रहा है या नहीं चलता है। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट वहाँ पर कैपिटा इनकम के साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम से कम होना चाहिए, लिटरेसी रेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब चीज़ संभव कब हो पाता है या फिर क्यों? जो केरल है यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 7 है, जो बहुत ही बेहतर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पैसा है उससे सामान तो खरीद सकते हैं, सर्विसेज तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में और भी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वह पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे पैसा हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं प्राप्त करा सकता है, पैसा हमें इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता है, पैसा हमारे पूरे समाज को, अगर इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है तो, इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है तो पूरे समाज को आगे बढ़ना होगा, पूरे देश को आगे बढ़ना होगा। इस सेंस में केरल, जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, जो बहुत बेहतर है, यह ऐसा तभी संभव हो पाया है क्योंकि केरल में पब्लिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जा रहा है वह बेहतर है। वहाँ का स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर है। बच्चों का अगर तबीयत खराब हो पा रहा है या होता है तो वहाँ का हेल्थ सुविधाएं इतना बेहतर है कि इलाज करके उसको ठीक किया जा सकता है या किया जा रहा है। दूसरा, वहाँ का एजुकेशन फैसिलिटी बहुत बेहतर है। अब हम लोग जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट द्वारा कैलकुलेट किया गया यह वह डेटा है जो बताएगा कि कोई बच्चा अंडरवेट है या ओवरवेट है या नॉर्मल है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग बीएमआई? बीएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है मास इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। कहने का मतलब कि जिसका भी हमें बीएमआई निकालना है उसके वजन को डिवाइड कर देंगे उसके हाइट के स्क्वायर से। एक एग्जाम्पल से इसे बेहतर से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़की है अनुप्रिया, जिसका एज है 14 ईयर्स 2 मंथ और उसका वजन है 45 किलोग्राम और हाइट है 130 सेंटीमीटर। अब बीएमआई कैसे निकालेंगे? तो जो हाइट हमारे पास आया है 130 सेंटीमीटर, उसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको वैल्यू आ जाएगा 1.3 मीटर। अब बीएमआई निकालेंगे तो मास को डिवाइड कर देंगे हाइट के स्क्वायर से। तो हाइट का स्क्वायर करेंगे यानी 1.3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.69। अब 1.69 से डिवाइड करते हैं हम लोग 45 को तो वैल्यू आता है 26.627। अब यह बीएमआई हमने कैलकुलेट किया अनुप्रिया का, जिसका वजन है 45 किलोग्राम और साल है, एज है 14 ईयर्स 2 मंथ्स। अब जानते हैं हम लोग कि यह अंडरवेट है या ओवरवेट है या नॉर्मल है। तो यह एक डेटा है, यह टेबल है जो आप ही के बुक में, इकोनॉमिक्स के ही बुक में सबसे लास्ट में दिया होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने हाईलाइट किया है 14 ईयर्स 2 मंथ क्योंकि अनुप्रिया का जो एज है हमने माना था 14 ईयर्स 2 मंथ। तो इसमें जो बीएमआई हमको आया था, क्या आया था बीएमआई 26.627। तो इसमें देखिए कि 26.627 किस में लाई करेगा, तो 15.5 टू 27.6 के बीच में लाई कर जाएगा। मतलब अनुप्रिया का जो बीएमआई आया है वह नॉर्मल आया है।
वह न ओवरवेट है न ही अंडरवेट है। अगर मान लेते हैं अनुप्रिया का BMI 27.5 से ज़्यादा आ रहा होता तो हम समझते कि वह ओवरवेट है, और वही अगर 15.5 से कम आता तो समझते वह अंडरवेट है। इस तरीके से आप अपना BMI निकाल सकते हैं। तो आपका यह टास्क है कि आप अपना BMI निकालें और पता करें कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। अब जानते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह अपना रिपोर्ट बहुत सारे देशों में स्टडी करने के बाद कुछ बेस लिया गया है, एजुकेशनल लेवल, इसके साथ हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। इसके आधार पे यह पता लगाती है कि कौन सा देश किस स्थिति में है और वहाँ के लोग किस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक वर्ड यहाँ पे आया है PPP, कहने का मतलब परचेजिंग पावर पार्टी। ये क्या होता है? मान लेते हैं कि दो देश है और दोनों देश में पर कैपिटा इनकम सेम है, लेकिन एक देश का व्यक्ति अपना बेसिक ज़रूरत की चीज़ भी खरीद नहीं पा रहा है, वहीं दूसरे देश जहाँ का पर कैपिटा इनकम उस देश के बराबर था लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है उस इनकम में। तो UNDP यह कहने की कोशिश या यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाने से या कम हो जाने से यह डिसाइड नहीं होता है कि वहाँ का जनता, वहाँ का लोग खुशी होगा। परचेजिंग पावर पार्टी होना चाहिए, मतलब वह जो इनकम कमा रहा है उस इनकम से बेसिक ज़रूरतें वह पूरी कर पाए। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का मतलब उस देश के लोग कितने साल तक जिंदा रह पाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 और एबव, 25 साल या उससे ज़्यादा कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो ये तीन बेसिक के आधार पे UNDP ने रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 132 है। कहने का मतलब इंडिया 189 देशों की सूची में 132 पे आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार। अब हम लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? यह एक वैसा डेवलपमेंट है जिसमें हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को, अपनी नेसेसिटी को पूरा कर पाते हैं, इसके साथ अपने फ्यूचर के लिए भी, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा पाते हैं रिसोर्सेज को। और ये सब करने के क्रम में, इन सारे डेवलपमेंट के क्रम में इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को बैलेंस बना करके रखते हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे ग्राउंड वाटर इन इंडिया का। एक रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 300 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वाटर लेवल 4 मीटर से भी ज़्यादा नीचे चला गया है पिछले 20 वर्षों में। और लगभग 1/3 1/3 देश का जो है पानी अंडरग्राउंड वाटर का ओवर यूज किया जा रहा है। और अगले 25 साल में अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो देश का 60% लोग ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करेंगे। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कहाँ होता है ज़्यादा? तो जहाँ पे बड़े पैमाने पे खेती किया जाता है तो ग्राउंड वाटर से पानी पंप करके इरिगेशन के लिए निकाला जाता है, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होता है। वहीं कुछ इंडस्ट्रियल इलाका में होता है, कहीं अर्बन इलाका में होता है। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज होता ही क्यों होता है? सिंपल सी बात है, जो अर्बन इलाका होता है वहाँ छोटे से इलाका में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस रफ्तार से पानी अंडरग्राउंड पानी यूज हो रहा है उस रफ्तार से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पा रहा। इसका मतलब अंडरग्राउंड वाटर ओवर यूज हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है? वैसा रिसोर्सेस जो फिर से नेचर उसको प्राप्त करा सके या फिर से रिन्यू किया जा सके, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। तो पानी, अंडरग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन हाँ,
रिन्यूएबल तो है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यूज करने के बाद यह बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है जी, क्योंकि जिस रफ्तार से हम अंडरग्राउंड वाटर के यूज करते हैं, उस रफ्तार से अगर वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा रेन के माध्यम से, तो यह समस्या उत्पन्न करेगा, वाटर स्कार्सिटी की समस्या उत्पन्न करेगा। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यह वैसा रिसोर्सेज होता है जिसका अमाउंट फिक्स है और यह एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर से प्राप्त नहीं हो पाएगा या बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।